देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने मनोज राजौरिया डॉक्टर साहब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के सांसद हैं, उनसे बातचीत की कि क्या चुनौतियां जो हैं लॉकडाउन के दौरान आई और क्या कुछ चुनौतियां जो हैं वो तमाम योजनाओं को अमली जामा पहनाए जाने के दौरान भी आ सकती हैं। डॉक्टर मनोज, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार जो है वो प्रश्न सरकार के ऊपर खड़े होते रहे हैं। हालांकि ये दौर जो है वो एक वैश्विक मंदी का दौर है, लेकिन भारत भी उससे अछूता नहीं है। अगर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की बात को गौर करें तो आधिकारिक तौर पर वो कह चुके हैं कि जीडीपी जो है वो नेगेटिव में रहने की भी संभावनाएं इस बार हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने की बात जो है, ऐसा लगता है कि उस योजना के ऊपर एक लगाम जो है कोरोना के काल ने लगाया है। चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य सरकार का 2022 तक कहा, उसको भी ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए वो रुक गया है। तमाम बड़ी आर्थिक चुनौतियां सरकार के सामने मुंह बाई खड़ी हैं। डॉक्टर साहब जी, निश्चित रूप से इस चीज को हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि जहां कोई भी जीवित राष्ट्र होगा उसके सामने उतनी ही बड़ी चुनौतियां होंगी। और भारत पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जितनी जीवटता से अपना प्रदर्शन कर रहा है, उतनी ही उम्मीदें हमारी पूरे देशवासियों की और पूरी दुनिया की बड़ी है। और कोरोना ने पूरे विश्व को धराशायी किया और उससे पहले भी विश्वव्यापी बंदी पूरी दुनिया में थी। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ी सकुशलता से काम किया गया और कोरोना के बाद में तो एक तरीके से अर्थव्यवस्था रुक सी गई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जान है और जहान है, इसको भी महत्व दिया कि जान भी है जहान भी है, इसको भी बचाना है, अर्थव्यवस्था को भी बचाना है, जीवन को भी बचाना है। दोनों का काम किया और इसको जीवन को बचाने के साथ में उन्होंने अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि 41 करोड़ परिवारों के खाते में, जनधन खाते में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीधा कैश पहुंचाया। श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि नगद पैसा दीजिए, नगद पैसा दीजिए। उनकी आदतें ऐसी हो गई कि उनके हाथ में जब तक नगद पैसा नहीं आए कांग्रेस के, जब तक उनको लगता नहीं है कि जनता की कोई मदद की गई हो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का कि पिछली बार जब हम सांसद थे उसी वक्त उन्होंने प्रत्येक उस गरीब व्यक्ति को सम्मान दिया, उस व्यक्ति को बैंक में जाने का अधिकार दिया, उसको खाते खोलने का अधिकार दिया, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, और एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला के पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति के जनधन खाते पहुंचे। उसी का परिणाम है कि आज बिना किसी दलाल के सीधे पैसे 100% उस गरीब व्यक्ति के खाते में इस संकट काल में पहुंचने का काम किया है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं और नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं या 15 रुपए पहुंचते हैं, 15% पैसा पहुंचता है, 85% पैसा बीच में चले जाता है। उस समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ा और तकनीकी का भरपूर उपयोग किया और इच्छा शक्ति उनकी थी कि मैं गरीबों को सीधा लाभ दूं। इसके साथ में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि नरेगा के माध्यम से साथ उन्होंने जो 60,000 करोड़ का बजट था उसको 40,000 करोड़ और जोड़ा और 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान नरेगा में किया ताकि उन व्यक्तियों को सीधा सीधा लाभ मिल सके जो प्रवासी बनकर अपने गांव में गए, जिनको रोजगार की आवश्यकता थी कि वो जाएंगे क्या। कुछ लोग भूखे नहीं मरे। जो खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम जुड़े हुए थे राज्य सरकारों के पास, राज्य सरकारों को और पावर दी कि प्रत्येक व्यक्ति 10 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से राज्य सरकारें और उनको भोजन का भी इंतजाम कर सकती है। और मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने दिल्ली के अन्न के भंडार खोल दिए उन गरीबों लोगों के लिए। राज्यों को जितना अन्न उनकी सूची में बढ़ाना था वो बना दे, वो उन्होंने भेजा। और तो और जब प्रवासी मजदूरों के सामने तकलीफ आई तो प्रधानमंत्री जी ने 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्यों को दिया और राज्यों ने ये इस बात के लिए मनोज जी, यही मूल प्रश्न है। मैं चाहूंगा बड़ा संक्षिप्त और बड़ा तेजी से आप इसका जवाब दें। तमाम सारी योजनाओं के बावजूद भी तस्वीर देश ने वो देखी जब सड़कों के ऊपर लंबी लंबी कतारें जो है मजदूरों की थी। यूपी राजस्थान के बीच जो बस का विवाद सामने आया, बड़ी लंबी कतारों के अंदर बहुत लंबे समय तक मजदूर जो है इंतजार करते हुए देखे गए। क्या लगता है कि एक उम्मीद की किरण जो है ये राहत पैकेज और तमाम जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं वो किसान या इस तरह के श्रमिक गरीब मजदूर देख सकते हैं? देखिए, मैं लगातार क्षेत्र में हूँ, जनता के बीच में हूँ, लगातार मैं जनता के बीच में न सिर्फ मैं ऐसे संसदीय क्षेत्र में बल्कि राज्य के अन्य कोनों में भी मैं घूम रहा हूँ। आज मैं एक इंडस्ट्रियल एरिया में आया हूँ, सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया की मैं विजिट करके आया हूँ। सारी फैक्ट्रियों में मजदूर वहाँ लगभग नहीं है। डर के मारे लोगों में एक भ्रम और डर पैदा हो गया कि वो अपने अपने गाँव को चले गए। आज मेरी काफी लोगों से बात हुई, सब लोगों को उम्मीद है कि हम वापस आएंगे। ऐसा एक अपने परिवारजनों से मिलने की जो भावनात्मक पीड़ा होती है, लगाव होती है, एक सुरक्षा महसूस होती है कि मेरे घर में जाके मैं सुरक्षित रहूंगा।
निश्चित रूप से वो उस सुरक्षा के भाव से गए और ये बड़ा दयनीय और शर्मनाक और दर्दनाक दृश्य था कि जब जो हमारे श्रमिक बंधु थे वो पैदल ही और असुरक्षा की भावना से अपने जिन राज्यों से निकल गए, उन राज्यों की जिम्मेदारी थी कि जो वादा उन्होंने प्रधानमंत्री जी के साथ किया था, जो पैसा उन्होंने लिया था या अपने दम पर वो करते, कि उन जिन राज्यों में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कर्नाटक, हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री को, कि उन्होंने अपने प्रवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आके कहा, टीवी पर आके कहा कि इस राज्य के जो भी प्रवासी है वो मेरे परिवार के हिस्सा है। ऐसा जिम्मेदारी अगर हर राज्य निभाता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। यही बात देखने वाली भी थी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिले। मनोज जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।